नमस्कार। आइए सुनते हैं उर्मिला शुक्ल जी की लिखी कहानी कारी तुम फिर मिलना। आज कारी आई थी। वह आती तो अक्सर थी, मगर आज का आना अलग ही था। एक बार फिर अपने सिंदूर और चूड़ियों के लिए आशीर्वाद लेने आई थी वह। आज उसे मंगलू के नाम की चूड़ी पहनाई गई थी। किसी के नाम की चूड़ी पहनना एक रस्म है यहाँ। दूसरे विवाह का पर्याय है ये। विवाहित जीवन में आए व्यवधान को दूर करने का एक साधन है चूड़ी पहनने की ये प्रथा। मगर समाज साधन को कब साध्य बना देता है, पता ही कहाँ चल पाता है। यहाँ इस अंचल में स्त्री पुरुष में वैसा भेद नहीं किया जाता जैसा दूसरे समाजों में होता है। यहाँ की विवाह प्रथा में स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार है। अगर न निभे तो दोनों ही अलग होकर अपने लिए दूसरा साथी चुन सकते हैं। मगर हकीकत वो तो हमारी विवाह संस्था जैसी ही है, जहाँ औरत को किसी भी खूंटे से बांधना ही एकमात्र उद्देश्य होता है। सो आज कारी भी जबरदस्ती बांध दी गई थी, तभी तो जब उसने विरोध किया था। मगर वह औरत थी और औरत का विरोध, उसके जवाब में कई तरह के तर्क गढ़ लिए जाते हैं। सो उसकी माँ मंटोरा मुझसे कह रही थी, देख न बहन जी क खरोबर चूरी नहीं पहिरो कहे। कहकर उसने मुझे थाती नजरों से देखा था। मुझे चुप देखकर वो फिर आगे बढ़ी। अब तही बता न भला, ऐसे कैसे चलित? चूरी पहिरना तो जरूरी है ना? कहते हुए अपना पक्ष रखा था उसने। मैंने देखा कारी को, लाल चूड़ियों से भरी भरी कलाइयाँ और सिंदूर सजी मांग को। एक सुहागन का पूरा श्रृंगार था वहाँ, मगर साथ ही उसकी आंखों में ठहरा हुआ सूनापन। कोई उल्लास नहीं था वहाँ। ये कैसा सूनापन था? यहाँ श्रृंगार और मन के बीच कोई रिश्ता नहीं था। अब तही बताना बहन जी, जिंदगी भर ऐसे बैठे रहना कैसे चली? मोर जिंदगी का काठी खाना, आज हऊ कल ना। ये औरत के जात, फिर तीन तीन छह लइका, कैसे बीती जिंदगी? कौन उठाई तेकर बोझा? तखगरो संग धरना जरूरीच रहीस न। कहकर उसने मुझे देखा। फिर हम मन बामन ठाकुर त न होए कि एक बेर विवाह होगे त ओकरे बर जिंदगी भर बैठे रहना है। गोतियारी त देखे चलपरही ना। फिर एखर दिमाग बने खुशी खुशी जातीस, फिर मूला उतार के बैठे है। अब मैं उसे कैसे समझाती? जीवन भर के लिए किसी से बन जाने, संबंध जाति से नहीं मन से होता है। और मन किसी रस्म में कब बंध पाया है भला? मगर बांधा जाता है उसे, और फिर अपेक्षा भी की जाती है कि वह उस बंधन में ही अपनी खुशी तलाशे, खुश रहे। सोचा मैंने, और मेरी नजरें कारी पर जा टिकी। मैं देख रही थी उसे, उसकी सिंदूर भरी मांग और उसकी लाल लाल चूड़ियों को, जिसकी खनक उसके मन तक पहुंची ही नहीं थी। और उसकी माँ चाह रही थी कि वे उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले। मैं उसे कैसे समझाती कि मन को किसी से भी बांधा नहीं जा सकता, मगर समाज तो बांधता ही आया है उसे। औरत के तन और मन दोनों को अंकुश रखता है वह, कहीं ऊंची जात और अपनी नाक का हवाला देकर, तो कहीं छोटी जात और उसकी विवशता का नाम लेकर। सच तो ये है कि किसी समाज के लिए औरत की, उसके मन की कोई अहमियत ही नहीं है। वह तो उसे इंसान ही नहीं मानता। फिर उसकी इच्छा क्या और अनिच्छा क्या? सो आज कारी भी बांध दी गई थी एक ऐसे पुरुष के साथ जो शराबी और जुआरी था। उसकी इसी लत के कारण उसकी दो दो पत्नियां छोड़कर भाग चुकी थीं। किसान से मजदूर बन गया था वो, मगर फिर भी वह पुरुष तो था ही, और समाज पुरुषों के ऐब कहाँ देखता है। मगर औरत, उसके लिए तो अलग ही मापदंड है उसके। सो कारी को बलात् बांध दिया गया था उससे। मैं सोच रही थी, जाथन बहन जी, मैं काल काम में नहीं आ सकूं। काल कारी के विदा है ना, कहा उसने फिर। जा बहन जी के पांव पर के आशीर्वाद ले, मंटोरा ने कारी से कहा। तो कारी ने चुपचाप मेरे पैर छू लिए थे, मगर पहले की तरह पांव परत हो बहन नहीं कहा था उसने। उसकी मन स्थिति ही ऐसी नहीं थी कि मैं उसकी हालत समझ रही थी, और ऐसे में उसे क्या आशीर्वाद दूं ये समझ नहीं पा रही थी। सो मेरे हाथ उसके सिर पर तो थे, मगर मेरे मुंह से आशीर्वचन निकल ही नहीं पाए थे। लगा था जैसे मेरा मन भी काट हो गया हो। फिर वे दोनों चली गई थीं। उनके जाने के बाद भी कारी जैसे मेरी आंखों में ठहर सी गई थी। उसकी आंखों का सूनापन देर तक व्याकुल करता रहा मुझे। वह सूनापन उसकी आंखों में स्थायी भाव की तरह ठहर गया था, और वही कचोट रहा था मुझे।
आज तो उसके नए जीवन की शुरुआत हुई थी, मगर उसकी आंखों में खुशी की एक हिलोर तक नहीं थी। लग रहा था जैसे बलात बांधे गए उस बंधन में वो बंध तो गई थी, मगर उसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। अपने पहले पति और उससे जुड़े पलों को भुला नहीं पा रही थी शायद। तभी तो आज इतनी उदासी थी उसके चेहरे पर। सोच रही थी मैं, फिर मुझे याद हो आया उसकी पहली पठौनी वाला दिन। उस दिन तो इतनी खुश थी वो कि जैसे उसके अंग अंग से खुशी ही खुशी झर रही थी। सोचते हुए मेरा मन बीते समय को खंगालने लगा था। कारी से मेरा परिचय बहुत पुराना तो नहीं था, मगर बहुत गहरा था। यहाँ इस अंचल में कारी का अर्थ होता है काली, मगर कारी के कालेपन में भी एक लावण्य था जो देखने वाले की आंखों में ठहर सा रह जाता था। उससे मेरी पहली मुलाकात यहीं हुई थी, अपने इसी घर में। यहाँ इस गांव-नुमा कस्बे में पहली पोस्टिंग थी मेरी। बिल्कुल नई थी मैं यहाँ के लिए, और मुझे घर के काम के लिए काम वाली की तलाश थी। ऐसे में काम के लिए मंटोरा मिली थी मुझे। कारी भी उसके साथ आई थी। मैंने उससे उसका नाम पूछा तो सकुचाकर अपनी माँ के पीछे जा छुपी थी। जब उसकी माँ ने कई बार आग्रह किया तब उसने धीरे से कहा था कारी। फिर कारी कभी कभी मंटोरा के साथ आने लगी थी, उसका हाथ बटाने। तब 10-12 वर्ष की सलोनी सी लड़की थी वह। मैंने मंटोरा से कहा भी था कि इसे काम पर मत लाया करो, बच्ची है अभी। काम करही तभी तो सीखी बहन जी, आगू जाके काम तो करने चाहे ना। हम कमियां मनखे घर बैठे से काम करिए चली, कहकर मंटोरा ने अपनी दलील दी थी। उसकी उस दलील ने मुझे चुप ही करा दिया था। क्या कहती मैं, फिर तो अपनी माँ के साथ रोज आने लगी थी वह। मैं शायद अच्छी लगती थी उसे, सो काम के बीच बीच में वह मुझे देखती, मगर मुझसे नजरें मिलते ही अपनी नजरें झुका लेती थी। मुझे भी अच्छी लगती थी वो। नन्हे नन्हे हाथों से कभी डस्टिंग करती तो कभी धुले बर्तन जमाती कारी को मैं भी देखा करती थी। हमारे बीच ये आँख मिचौली अक्सर चलती रहती थी। फिर कुछ दिन बाद तो मंटोरा ने मेरे घर का पूरा काम ही उसके जिम्मे कर दिया था। मैंने आपत्ति भी की थी कि छोटी सी बच्ची है, उससे यूं काम करवाना गलत है, कानूनन अपराध है ये, मगर मंटोरा के अपने तर्क थे। उसके तर्क भी अपनी जगह सही ही थे। गरीबी और ज़रूरतें कानून से कब बनती हैं भला। सो मुझे उसकी बात माननी पड़ी थी। अब कारी अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे घर का सारा काम करती थी। मुझे उससे काम कराना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मेरी कोशिश होती थी कि उसे अधिक काम करना न पड़े। सो कुछ काम मैं ही कर लेती थी। मेरे घर काम करते हुए उसे 2 साल बीत चले थे, पर अभी भी मैं उससे पूरा काम नहीं ले पाती थी। मुझे लगता था छोटी सी बच्ची है अभी, सो मैं उसे सहयोग कर दिया करती थी। मगर अपने घर वालों के लिए शायद बच्ची नहीं थी वो, तभी तो उन्होंने उसे पराए हाथों में सौंपने की तैयारी कर ली थी। और जिस बच्ची ने अभी अपना पूरा आकार भी नहीं पाया था, उसे औरों को सौंप दिया था। सोचते हुए अब मेरी आंखों में प्यूरी में लिपटी नन्ही सी कारी उभर आई थी। पीली साड़ी पहने छोटी सी कारी रह रह कर बास के पंखे की ओर से झांकने लगती। अपने विवाह की रस्मों में शामिल वह उन रस्मों को किस तरह निभा पा रही थी, यह तो मैं नहीं जान पाई थी, मगर उसकी चमकीली काली आंखों में एक अलग ही उल्लास नजर आ रहा था। कच्ची उम्र की होने के कारण ससुराल से जल्दी ही लौट आई थी वह। अब बड़ी होने पर पठौनी यानी विदाई होनी थी, सो विवाह के बाद वो फिर काम पर आने लगी थी। कलाई में खनकती चूड़ियाँ और मांग में सिंदूर भरे कारी। अब विवाहित थी, सो साड़ी पहनने लगी थी वो। बड़ी सी साड़ी में छोटी सी कारी चलते समय अक्सर उलझ उलझ जाती, मगर साड़ी पहनना अब ज़रूरी था। फिर पठौनी हुई थी उसकी, मुझे याद है। ऐसा ही श्रृंगार तो था उस दिन भी, जब वो मुझसे आशीर्वाद लेने आई थी। ऐसी ही लाल चूड़ियाँ, सिंदूर से भरी मांग, मगर आंखों में थे अनगिनत सपने। उस दिन मैंने भी तो कितने कितने आशीर्वाद दिए थे उसे, बिल्कुल पुरखिन की तरह। उसकी खुशी उसके चेहरे से छलकी पड़ रही थी। फिर आज ऐसी उदासी। श्रृंगार का संबंध मन से होता है, मन की खुशी ही तो मुख पर लावण्य लाती है। मन में खुशी ना हो तो श्रृंगार भी व्यर्थ हो जाता है। मगर औरत का मन, उसकी खुशी कौन सोचता है उसके बारे में। तभी तो कारी को उस अनचाहे पुरुष के साथ जाना पड़ा। सोचता मेरा मन देर तक परेशान रहा। कारी विदा होकर चली गई थी और उसका काम मंटोरा ने संभाल लिया था। कारी को लेकर मेरा मन कुछ दिनों तक तो परेशान रहा, फिर सब सामान्य हो चला था। मंटोरा से उसका हालचाल मिलता रहता। तीजा के समय वह माँ के पास आती तो मुझसे मिलने ज़रूर आती। बहुत उदास और बुझी बुझी सी रहने लगी थी वह। नए जीवन से उसकी तकलीफ़ें और बढ़ गई थीं।
मंगलू कुछ काम धाम तो करता ही नहीं था, जुए में जीतता भी तो उसे शराब में उड़ा देता, कई बार तो उसकी कमाई भी छीन ले जाता। उधर उसके परिवार में और इजाफा भी होता जा रहा था। मंगलू से कारी के 3 बच्चे और हो गए थे। अब मंगलू और कारी के बीच कलह बढ़ने लगी थी। मंगलू की मारपीट जब बढ़ जाती तो वो भागकर मायके आ पहुंचती और कुछ दिनों बाद मंटोरा उसे फिर छोड़ाती। बाद में तो कलह बहुत बढ़ गई थी। कारण थी कारी की बेटियां, जिन्हें वो पढ़ाना चाहती थी, मगर मंगलू उन्हें काम से लगाना चाहता था ताकि उसकी शराब का जुगाड़ हो सके। पर कारी अपनी जिद पर अड़ी थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटियां उसकी तरह औरों के घर का काम करें। सो कारी अपने संकल्प में दृढ़ थी। फिर तो हर दूसरे तीसरे दिन कारी भागकर मैके आ पहुंचती। मंटोरा उसकी लहूलुहान कलाई और देह पर पड़ी नील देखकर उसके हाल पर दुखी होती और कभी मंगलू को कोसती तो कभी कारी के भाग्य को। फिर एक दिन आते ही, मैका बनताओ बहिन जी, मोर कारी, कहकर मंटोरा जोर जोर से रोने लगी थी। क्या हुआ कारी को? मेरा मन आशंकित हो उठा था, मगर वो रोती ही रही और देर तक रो लेने के बाद जब सामान्य हुई तो उसने बताया था कि कारी जाने कहाँ चली गई है। मंगलू ने सोचा वो भागकर मैके ही गई है, इसलिए निश्चिंत था और कल उसे लेने आया, मगर वो तो यहाँ आई ही नहीं। ऐसना बेटी जन्मे ले तब भगवान मोला बांझ रख देत, कहकर मंटोरा फिर रोने लगी थी। मंटोरा की नज़र में ये कारी का सबसे बड़ा दोष था। सो अपनी कोख को कोस रही थी वो। उसे पूरा यकीन था कि कारी किसी आदमी के साथ ही भागी है और मुझे चिंता हो उठी थी। बेरहम दुनिया में कहाँ और कैसे रहेगी वो? अकेली औरत और 6-6 बच्चे। बहुत दिनों तक मेरे मन में कारी छाई रही। मैं मंटोरा से पूछती रही उसके बारे में, उसे ढूंढने को कहती, मगर मंटोरा भी क्या करती, उसकी अपनी विवशताएं थी। मंगलू ने किसी और को चूड़ी पहना ली थी, वो भला क्यों इंतज़ार करता। फिर मेरा तबादला हो गया था और जीवन की जद्दोजहद में कारी भी कहाँ बिला गई थी। उस दिन मैं दौरे पर गई थी, नए स्कूल का निरीक्षण करना था। लौटने के लिए बस के इंतज़ार में खड़ी खड़ी ऊब चली थी मैं। बैठने की कोई जगह ही नहीं थी, सो इंतज़ार की तकलीफ़ को भुलाने के लिए आंखें बस स्टैंड का मुआयना करने लगी थी। चाय पान के लिए एक साधारण सा होटल था और उसके आसपास कुछ टपरेनुमा दुकानें भी थी। मैं देख ही रही थी, तभी एक बस आई और पेसल चाय का स्वर गूंजने लगा था। मैंने देखा भीड़ एक टपरे की ओर खिंची चली जा रही थी, जहाँ एक स्त्री फुर्ती से चाय ढाल रही थी और कुर्सी टेबल की परवाह किए बिना लोग खड़े खड़े ही चाय की चुस्कियां लेने लगे थे। देखते ही देखते उस टपरे पर लोगों की भीड़ लग गई थी। कहीं और न जाकर लोग चाय के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। चाय की तलब तो मुझे भी सता रही थी, पर भीड़ बहुत थी, सो मैं भीड़ छटने का इंतज़ार करने लगी। भीड़ के छटते ही मैं टपरे में थी और एक चाय देना बाई। अगली बस के लिए चाय का पानी चढ़ाती उसकी पीठ मेरी ओर थी। हाँ मैडम, कहकर वो पलटी और उसके पलटने के साथ ही अतीत के कई पन्ने एक साथ पलट गए थे। मेरे सामने कारी थी, आत्मविश्वास से भरी, एक कुशल चाय वाली। कारी, तुम यहाँ? वहां से इतनी दूर? कहने के साथ ही मेरे चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता उभर आई थी। सब तुमरे आशीर्वाद है, कहते उसके हाथ मेरे पैर छू रहे थे और मेरा हाथ उसके सिर पर था। मगर उस दिन की तरह आज मेरा मन काट नहीं था, आशीष बरसा रहा था वह। फिर उसने बताया था कि मंगलू के घर से भाग तो गई थी वो, मगर कहाँ जाए यह समस्या उठ खड़ी हुई थी। रिश्तेदारी में भी कोई नहीं था जो सहारा देता, सो रायपुर चली गई थी। राजधानी है, वहाँ काम की कमी भी नहीं होगी, सोचा था उसने, मगर कोई जान पहचान तो थी नहीं, सो काम मिलने में बहुत दिक्कत हुई थी। घरेलू काम तो मिल जाता था, मगर जल्दी ही छूट भी जाता था, कहीं घर की मालकिन की किटकिट से तो कहीं मालिक की बदनीयत से। फिर कुछ दिन सब्जी भी बेची थी, मगर वहाँ भी दलालों का राज था। किसान से औने पौने दामों में खरीदी गई सब्जी उस जैसे छोटे सब्जी वालों को वे इतने महंगे दामों में बेचते थे कि घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो जाता था। मजदूरी भी की मगर बात नहीं बनी। मजदूरी से पेट तो भर जाता था, मगर पेट भर लेना ही तो उसका लक्ष्य नहीं था, उसे तो अपने बच्चों को पढ़ाना भी था। फिर उसे पता चला कि यहाँ कोई बड़ा कारखाना बनने वाला है, सो राजधानी छोड़कर यहाँ आ गई वो। यहाँ आकर उसने चाय की ये गुमटी डाली, मगर ये तो पुरुषों का क्षेत्र था, सो उसे बार बार धमकाया गया था। कई बार उसकी गुमटी भी उजाड़ दी गई, मगर वह डटी रही
उसकी मेहनत और लगन से उसकी चाय की गुमटी अच्छी चल पड़ी थी। अब आप मन के आशीर्वाद ले, सब ठीक है बहन जी। बड़े बेटी 12 क्लास में पढ़े, ओखरले छोटी 10वीं में। सब बच्चा मन स्कूल जाते, फिर आके मोर मदद भी करते। कहते हुए उसकी आंखें गर्व से भर उठी थीं। फिर तो चाय की चुस्कियों के बीच बहुत सी बातें हुईं। बातों में अतीत बार बार उभरता रहा। मंगलू का जिक्र भी आया। मैंने देखा मंगलू के जिक्र से उसके चेहरे का रंग कुछ बदला था, मगर उसने जल्दी से बात बदल दी और कहा, बहन जी ये चुनाव माँ तुमन कौन पार्टी ला वोट देहू? उसके इस सवाल ने मुझे चकित कर दिया था। मेरे लिए उसका ये सवाल किसी आश्चर्य से कम नहीं था, मगर उसने मेरी सोच की कई परतें भी खोल दी थी। सो उससे और अधिक जानने के लिए मैंने पूछ लिया, क्या तुम राजनीति में भी रुचि लेती हो? काबर का ये देश हमार नहीं है? हम भी तो वोट देई। हमरो वोट त गिने जात त सरकार बनाए हमरो हाथ रहिए कि नहीं? तब बिन सोचे समझे कोयला वोट देना तब बेवकूफ़ी हुई कि नहीं? कहते हुए उसने मेरी आंखों में देखा तो मैं अचकचा गई। उसकी नज़रों में अब ऐसे कई सवाल टंगे हुए थे कि मैं उसकी नज़रों का सामना नहीं कर पा रही थी। तभी मेरी बस आ गई थी और मैंने उससे विदा ले ली थी। विदा के क्षण जब उसने फिर मेरे पैर छुए तो मेरे होठ तो खामोश थे, मगर मन अभिभूत था। वो कह रहा था, कारी तुम फिर मिलना, ऐसे ही किसी खूबसूरत से मोड़ पर। अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शुक्ल जी की लिखी कहानी कारी तुम फिर मिलना।